हेलो एवरीवन। मैंडरिन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि अपनी इकॉनमी वाली सीरीज चल रही थी और इस इकॉनमी वाली सीरीज में हमने स्टार्टिंग में बजट की क्लासेस ली थी और बजट की क्लास में ना सिर्फ बेसिक बल्कि हमने करंट का डाटा था उसको भी देखा था, इस साल का बजट भी देखा। उसके बाद हम स्विच हुए थे इन्फ्लेशन वाले टॉपिक पे, जिसकी दो क्लासेस ली थी और दोनों प्ले लिस्ट में अवेलेबल है। इन्फ्लेशन को हमने हॉलिस्टिकली कंप्लीट किया, जिसके साथ में अभी वर्तमान में सितंबर महीने तक के जो भी करंट अफेयर की चीज़ें थी उसको भी साथ में इंक्लूड किया था, क्योंकि आप जानते हैं इकॉनमी में अगर करंट अफेयर को नहीं मिलाया जाए तब तक इकॉनमी अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। अब उसके बाद आज हम स्टार्ट करें नया टॉपिक और वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि शेयर मार्केट एक ऐसा टॉपिक है जिससे लोगों को थोड़ा सा, स्टूडेंट्स को भय लगता है। तो यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से और सही ढंग से समझने का प्रयास करेंगे ताकि उससे चीज़ें समझ में आ जाए, कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाए और एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हम हल कर पाएं। बेसिकली हमारे ये 2-3 उद्देश्य हैं जिनको हमें पूरा करना है। इन्हीं क्लासेस का मकसद यही है कि सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में बेस्ट मार्क्स हमें हासिल करें। यदि आप शेयर मार्केट को देखें, शेयर मार्केट को पढ़ने से पहले हमें दो मार्केट की अच्छी समझ होनी चाहिए। उसमें एक है आपका कैपिटल मार्केट और दूसरा है आपका मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, इनका डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद हम शेयर मार्केट में जाएंगे। तो बेसिकली यदि आप मनी मार्केट की बात करो तो मनी मार्केट वो मार्केट होता है जिसके अंदर आप एक साल से कम अवधि के लिए धन या पैसा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उसके लिए कुछ टूल्स हैं, कुछ साधन हैं। तो वो साधन कौन से हैं? तो कमर्शियल बिल्स हो गए, आपका टी बिल जिसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, सरकार जिसको लेके आती है। इसके अलावा आपका कॉल मनी, उसके बाद नोटिस मनी, उसके बाद कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो ये कुछ साधन हैं जिसके माध्यम से हम मनी मार्केट के अंदर एक साल से कम अवधि के लिए धन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? जबकि इसकी दूसरी और जो मार्केट है उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट को हम पूंजी बाजार भी कहते हैं और वो मार्केट जिससे हम धन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो हम मनी वहां से प्राप्त करना चाहते हैं वो मनी की अवधि एक साल से ज्यादा की होती है, इसलिए उसको हम पूंजी मार्केट या कैपिटल मार्केट कहते हैं। इसके मेन इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं? इसके शेयर्स हैं, बॉन्ड है, डिबेंचर है, जो यहाँ मेंशन किए हैं कि इसके मेथड या साधन है जहां से ये धन प्राप्त किया जा सकता है। बेसिकली मेन डिफरेंस इसके अंदर कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में यही होता है कि जहां मनी मार्केट में आप एक साल से कम अवधि के लिए पैसा प्राप्त करने का प्रयास करते हो, वहीं कैपिटल मार्केट में जो पैसा प्राप्त करने का प्रयास होता है वो एक साल से अवधि का ज्यादा होता है। ये बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट के अंदर शेयर मार्केट इन्वॉल्व है, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर है। तो इनको जो रेगुलेट करने का काम है वो कौन करता है? सेबी करता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और सेबी जो है सबसे बड़ा रेगुलेटर है किसका? कैपिटल मार्केट का। और आप इसकी इंपॉर्टेंस इस प्रकार समझिए कि सेबी को हम जानते हैं कि मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताऊंगा। हमारी कंट्री में एक साल को कोई नहीं भूलता और वो साल है 1991। कौन सा? 1991। 1991 के अंदर 1991 के अंदर क्या हुआ था? आप जानते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था। किसका? साल 1991 के अंदर कौन सा क्राइसिस आया था? बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्या है ये टर्म? इस टर्म को हम अलग क्लास से समझेंगे, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम विदेशों से जो चीज़ों को आयात करते हैं उसके लिए हम अपना भुगतान कर सकें। हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं थी कि हमारी जो बेसिक नीड्स है जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास मनी नहीं थी। और लगभग ऐसा कहा गया कि 1991 के अंदर 15 दिन के जितना हम आयात करते हैं अपनी जरूरत का, 15 दिन के जितना हमारी आयात या जो इंपोर्ट थी, सिर्फ और सिर्फ इतने दिन के लिए ही हमारे पास पैसे थे कि हम भुगतान कर सके। और इस कारण से उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे और इनके साथ उस वक्त जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने मनमोहन सिंह जी, वो उस वक्त वित्त मंत्री थे। तो इनकी लीडरशिप के अंदर 1991 के अंदर भारत के अंदर एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। और चूंकि ये बहुत बड़ी दुविधा थी भारत के लिए 1991 का साल, तो उस वक्त मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया। और जैसा कि आपने देखा था कि जो कैपिटल मार्केट है वहां पे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर उसके साधन होते हैं और इसके अंदर एक साल से अधिक अवधि का पैसा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो वो जो आपका मार्केट था, उस मार्केट को रेगुलेट करने के लिए, उस मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमने सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये अपनी संस्था है, एक रेगुलेटर है,
जो शेयर मार्केट को संभालने का प्रयास करता है, उसको रेगुलेट करता है, उसके लिए नियम बनाता है। यदि उन नियमों का कोई अवहेलना करता है तो उसको वो पनिशमेंट भी देता है। वैसे बेसिकली सेबी को हमने 1988 के अंदर बना दिया था, परंतु 1991 के अंदर जब हमारे यहाँ पे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस आए, जब एलपीजी के रिफॉर्म्स लेके आए, तब हमें ये एहसास हुआ कि हमको इस सेबी को भी कोई ना कोई वैधानिक दर्जा देने की आवश्यकता है, इसको एक लीगल बैकिंग देने की आवश्यकता है। इसीलिए हमने सेबी को 1991 के अंदर इसके ऊपर एक्ट लेके आए, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के माध्यम से इसको एक वैधानिक दर्जा दिया, इसको एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाया, इसके पास पावर्स आई और इसको ये पावर्स दी गई कि ये किसी को पनिश कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है, इसका दायरा बढ़ाया गया। और उसके बाद से लेके आज तक सेबी के एंड पे बहुत अच्छे काम। हालांकि बीच में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, बहुत सारी घटनाएं भी आई, लेकिन अगर 1992 से लेकर के 2025 तक का इतिहास देखा जाए, इस इतिहास में बहुत ही कम घटनाएं ऐसी थी जिसमें हमें ये सब देखने को मिला। अब इस सेबी की बात करते समय आपको ये याद रखना कि वर्तमान के अंदर जो सेबी की चेयरमैन है वो है तुहिन कांत पांडे। कौन है? तुहिन कांता पांडे। अब इस चीज को और ये भी समझिए कि इस तुहिन कांत पांडे सर से पहले जो सेबी के अध्यक्ष थे वो थे हमारे माधुरी मैम, जो कि सेबी की हिस्ट्री में एकमात्र महिला थी जो क्या बनी? अध्यक्ष बनी। तो यहाँ पे आपको स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया समझ में आ गया, इसके वर्तमान के अंदर अध्यक्ष कौन है समझ में आ गया। तो ये चीजें बेसिकली इसके बारे में पता होना चाहिए। और सेबी काम क्या करता है? सेबी जो है वो किसको करता है? सेबी का काम है ये कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। किसको? स्थायी पूंजी मार्केट को या फिर कैपिटल मार्केट को। और कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहां से आप 1 साल से अधिक अवधि के लिए पूंजी प्राप्त करने का प्रयास करते हो। ये बात आपने देख ली। यही बातें मैं आपको उस वक्त समझाने का प्रयास कर रहा था। और इसके साथ सेबी के जो अध्यक्ष का नाम वर्तमान के अंदर याद करना क्यों जरूरी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि रिसेंटली अभी एग्जाम हुआ था, उसके अंदर भी इसके बारे में सवाल पूछा गया था कि सेबी के अध्यक्ष कौन है। और सेबी 1988 के अंदर इसकी स्थापना हुई और 1992 के अंदर हमने इसको वैधानिक दर्जा दे दिया। और जो सेबी है वो किसको रेगुलेट करता है? शेयर मार्केट को। अब ये समझ में आने के साथ ही दूसरा जो भाग है कैपिटल मार्केट का, जिसको हमने मनी मार्केट बोला, और मनी मार्केट जो है बैंकिंग का पार्ट होता है, जिसको हम डिटेल में जब करेंगे बैंकिंग में करेंगे। लेकिन आज शेयर मार्केट समझने से पहले इन दोनों का अंतर आना जरूरी था। इसके साथ ही जो मनी मार्केट को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। क्योंकि मनी मार्केट के माध्यम से ही जो हमारी बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, जब हमने महंगाई के अंदर पढ़ा, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उसका भी इसके अंदर रोल आता है। परंतु ये ट्रांजेक्शन 1 साल से कम, ये ट्रांजेक्शन 1 साल से ज्यादा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद अपन कैपिटल मार्केट में। तो बेसिकली जो कैपिटल मार्केट होता है इसके अंदर सेम वही चीज है जो बड़ी बड़ी भाग है। अब कैपिटल मार्केट का भाग कौन है? शेयर मार्केट। तो शेयर मार्केट के बारे में यहां से अध्ययन अपन प्रारंभ करेंगे। इसके बाद आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने कैपिटल मार्केट के 2 मेन मार्केट लिखे हैं। कौन से मार्केट है? देखो, कैपिटल मार्केट के 2 मार्केट। कैपिटल मार्केट मतलब पूंजी मार्केट। पूंजी मार्केट मतलब वो मार्केट जिससे आप 1 साल से अधिक अवधि के लिए पैसा प्राप्त करने का प्रयास करते हो। इस कैपिटल मार्केट के 2 भाग हैं, जिसको पहले को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट होता है उसको हम प्राथमिक बाजार कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट को हम द्वितीयक बाजार। तो प्राइमरी मार्केट में होता क्या? प्राइमरी जो हम नॉर्मली जो हम आम भाषा में शेयर मार्केट समझते हैं वो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है, जहां पर शेयर्स का, बॉन्ड का आदान प्रदान होता है। लेकिन यदि आप प्राइमरी मार्केट की बात करोगे तो प्राइमरी मार्केट या प्राथमिक बाजार वो होता है जहां पर पहली बार किसी शेयर को लेके आता है कोई कंपनी है, उसकी इच्छा है कि मुझे पैसे प्राप्त करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने डीमार्ट कंपनी का नाम सुना हो। डीमार्ट एक रिटेल प्रोडक्ट की चेन है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं इसके, जिसके अंदर वो रिटेल हाउस होल्ड के जो गुड्स प्रोडक्ट हैं वो बेचेंगे, जो रोजमर्रा की चीज़ जो आप इस्तेमाल करते हैं। अब डीमार्ट ने क्या किया, रमेश दमामी जो इसके ओनर हैं, उन्होंने पहले अपनी जितनी खुद की पूंजी थी वो लगाई और उस पूंजी को लगा के इन्होंने ये चेन क्रिएट की। बाद में धीरे धीरे इनको एहसास हुआ कि मुझे इस बिजनेस को फैलाना है, उसके लिए मुझे पैसे की आवश्यकता है। तो पैसे की आवश्यकता है तो उन्होंने बोला कि पैसा आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हो? लोगों से प्राप्त कर सकते हो। यदि आप लोगों से पैसा लोगे तो आपको वो पैसा देंगे, लोग आपको लोन देंगे। जब आप लोन दोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। रमेश दमामी चाहते थे कि नहीं, मैं इंटरेस्ट ना पे करूँ, तो उनके पास क्या ऑप्शन था? तो उनके पास ऑप्शन था कि वो अपनी कंपनी का आईपीओ लेकर, क्या लेके आए? आईपीओ। रमेश दमामी के पास क्या ऑप्शन था कि वो अपनी कंपनी का आईपीओ लेके आए, और वो आईपीओ लेके आए। वो क्या लेके आए? रमेश दमामी, उनकी कंपनी का नाम क्या था? डीमार्ट।
और इस डीमार्ट कंपनी का वो क्या लेके आए, आईपीओ। आईपीओ क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। क्या बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल मतलब पहली बार, इनिशियल का मतलब क्या होता है, पहली बार। पब्लिक मतलब जनता, ऑफर मतलब आपके लिए ऑफर है। रमेश मम्मी की डीमार्ट कंपनी को जनता से पैसे उठाने थे, इसलिए अपनी कंपनी को पहली बार प्राइमरी मार्केट में लेके आए और इन्होंने जनता को ऑफर दिया कि आप मेरे शेयर्स खरीद सकते हैं और इन शेयर के बदले आपको मुझे पूंजी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। तो यहां पर डीमार्ट कंपनी का जब आईपीओ आया तो इस आईपीओ के लिए लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन लगाई। एप्लीकेशन लगाने का मतलब क्या है, लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, लोगों ने अपने पैसे दिए और पैसे के बदले उनको क्या मिले, कंपनी में एक हिस्सेदारी मिली और उस हिस्सेदारी का एक भाग होता है जिसको हम शेयर कहते हैं या इक्विटी कहते हैं। तो ये आईपीओ प्राथमिक बाजार में पहली बार कोई कंपनी जब जनता से पैसे उठाना चाहती है तो उसको लाने का एक तरीका है और इसके माध्यम से वो पूंजी जुटाती है और उस पूंजी से अपने बिजनेस का फैलाव करती है। तो ये हम समझ गए कि डीमार्ट क्या है। डीमार्ट ने आईपीओ लेकर आया और ये आईपीओ कहां पे आया था, ये आईपीओ आया था प्राइमरी मार्केट, प्राथमिक बाजार। ये जब आप इसको प्राइमरी मार्केट में लेके आए तो प्राइमरी मार्केट में लाके कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो गई। इससे पहले ये कंपनी कैसी थी, अनलिस्टेड। और जैसे ही इस कंपनी ने आईपीओ लेके आया ये कंपनी हो गई लिस्टेड। क्लियर है, ये दो बातें आप समझ गए। अब डी मार्ट के आईपीओ के साथ कंपनी होगी लिस्ट। तो जब भी आप डी मार्ट आईपीओ लेके आओगे तो आईपीओ कहां लेके आओगे, प्राइमरी मार्केट। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा होता है एफपीओ, एफपीओ। दूसरा ऑप्शन क्या है, एफपीओ। ये होता है फॉलो ऑन। फॉलो करना मतलब किसी के पीछे भी चलना, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। देखो इकोनॉमी की कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिसको आप हूबहू इंग्लिश में भी याद करना चाहिए ताकि बाद में समस्याएं ना आए। तो एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो सर आईपीओ में भी तो यही था, आईपीओ का आई अलग था, बाकी पी तो सेम है, ओ सेम है। जिस प्रकार से आईपीओ इनिशियल था, दोबारा से कंपनी सेम, जैसे डीमार्ट कंपनी थी, यहाँ पर डीमार्ट कंपनी ने एक बार तो पैसे जुटा लिए तो वो आईपीओ लेके आई। दूसरी बार उसे लगता है कि नहीं मुझे और पूंजी जुटाना है, तो वो क्या लेके आ सकती है, एफपीओ, जिसको हम बोलते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। इसके माध्यम से वो दोबारा प्राइमरी मार्केट में जाकर के पूंजी उठा लिया। इसके अलावा तीसरा एक और चीज आप क्या लेके आ सकते हो, उसको बोलते हैं राइट इश्यू। ये नाम आपको जरूर याद रखना, राइट इश्यू। राइट का मतलब क्या होता है, अधिकार। राइट इश्यू के माध्यम से कंपनी अधिकार देती है किसको, जिन लोगों ने पहले शेयर खरीदा था कंपनी का, कि अगर आपके पास पूंजी है तो मेरे आप और अतिरिक्त शेयर खरीद लो। क्या करो, आप मेरे और अतिरिक्त शेयर्स खरीद लो। ठीक है, राइट इश्यू से कंपनी क्या करती है, बोलती है कि आप मेरे और अतिरिक्त शेयर खरीद लो। और ये चीज भी कहां आती है, प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट में बेसिकली तीन चीजें आती हैं। एक आता है आपका आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा आपका क्या आता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और तीसरा है आपका राइट इश्यू। ये तीनों की तीनों चीजें कहाँ आती है, प्राइमरी मार्केट में। और प्राइमरी मार्केट में कंपनी ये लेके आकर के अनलिस्टेड से लिस्टेड बन जाती है और इसके माध्यम से वो धन या पूंजी इकट्ठा करती है। तो बेसिकली ये था आपका प्राइमरी मार्केट। अगर ये प्राइमरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट के मेन तीन टूल हो गए। तीन टूल कौन से हो गए, पहला हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफर, दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया सर फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और तीसरा है राइट इश्यू। इन तीनों के माध्यम से ही कंपनी शेयर मार्केट में आती है, आके अपने पैसे इकट्ठे करती है। अब सर ठीक है, कंपनी शेयर मार्केट में आ गई और मार्केट में आने के बाद उसने अपने ये चीजें लिस्ट कर दी। लिस्ट करने के बाद आगे क्या, तो प्राइमरी मार्केट देख लिया सर। प्राइमरी मार्केट में आके कंपनी ने ये काम किया। तो प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी पहली बार जनता को शेयर या डिबेंचर ऑफर करती है, तो उसका एक एग्जांपल हो गया आईपीओ, दूसरा मैंने आपको एफपीओ बता दिया, उसको नोट कर लेना, और तीसरा राइट इश्यू, जो यहाँ मेंशन नहीं है इनको आप ऐड ऑन कर लेना। तो कौन सा हो गया, ये तो आपका आईपीओ हो गया। फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया, राइट इश्यू। ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा हमने क्या बात करी। इन तीनों के माध्यम से कंपनी प्राइमरी मार्केट से पैसे जुटाती है और यहां से पूंजी उठा। तब सेकेंडरी मार्केट क्या,
जैसे ही प्राइमरी मार्केट में आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू के माध्यम से आप लिस्ट हो गए, लिस्ट होने के बाद कंपनी दोबारा कहाँ पहुंचती है? सेकेंडरी मार्केट में, जिसको हम क्या बोलते हैं आम भाषा में शेयर बाजार। और इस शेयर बाजार में क्या होता है, जो आपके पास शेयर्स आए फिर आप उसका आदान प्रदान कर सकते हो, खरीद सकते हो, बेच सकते हो, तो वो आती कहानी सेकेंडरी मार्केट में। यहाँ पर आपके पास जो पहले से ऑलरेडी कुछ शेयर्स है, बॉन्ड है, जैसे हमने डी मार्ट के कास में देखा था कि डी मार्ट जब आईपीओ लेके आई तो जिन्होंने पैसे दिए उनको क्या मिला? उनको इक्विटी शेयर्स मिले। उन शेयरों का, बॉन्ड का आदान प्रदान आप सेकेंडरी मार्केट में करते हो। सेकेंडरी मार्केट में कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास दो स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सी? सर, एक स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कौन सी स्टॉक एक्सचेंज है? एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरी है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है, और जो आपकी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको हम एनएसई कहते हैं, ये 1992 के अंदर ये नई एक्सचेंज बनाई गई थी। और वर्तमान में जो हाईएस्ट पैसों का आदान प्रदान होता है, ट्रांजेक्शन होते हैं ना, वो एनएसई के अंदर होते हैं। क्लियर है? इन दोनों ही एक्सचेंज का जो हेडक्वार्टर वो बॉम्बे होता है। इसको भी हमने आगे बना रखा है, तो ये दोनों को समझना और जानना भी जरूरी है। एनएसई पहली बार इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, डिजिटल माध्यम से लेके आए थे, इसीलिए आज एनएसई के अंदर हाईएस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं। बहुत ज्यादा पैसे का व्यापार यहाँ पे होता है। बड़े बड़े जो शेयर मार्केट के ट्रेडर्स होते हैं वो अपना ट्रेड एनएसई के अंदर करते हैं। और ज्यादातर लोग, जो पुराने लोग भी हैं, नए भी हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनका ज्यादा बोलबाला किसके अंदर है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। दलाल स्ट्रीट आपने फेमस नाम सुना होगा, तो वो दलाल स्ट्रीट जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का गलियारा है, वहां पे ये बहुत चर्चाओं में चलता है। इसके अलावा आगे देखते हैं कैपिटल मार्केट के प्रकार। अब हमने एक पहले क्या देखा? हमने पहले देखा सर कि हमने कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट को डिफरेंशिएट किया। मनी मार्केट वो था जिसके अंदर एक साल से कम के लिए पैसे प्राप्त करते हैं। कैपिटल मार्केट वो है जिसमें एक साल से अधिक के लिए पैसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद हमने देखा कि सर मार्केट कितने प्रकार का होता है। एक प्राइमरी मार्केट होता है, एक सेकेंडरी मार्केट होता है। प्राइमरी मार्केट में पहली बार कंपनी लिस्ट होने का प्रयास करती है। सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी कंपनी लिस्ट है वो अपने शेयरों का आदान प्रदान करती है। सेकेंडरी मार्केट की जो कार्रवाई होती है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होती है। अब इसके अलावा आप बोल रहे हो सर कैपिटल मार्केट के दो प्रकार। अब एक होता है इक्विटी, एक होता है बॉन्ड। इसको समझना बहुत जरूरी। इक्विटी यानी कि क्या? सर आपने बोला था आईपीओ के अंदर आप पैसे लगाते हो, जो पैसे कंपनी के पास पहुंचते हैं तो कंपनी आपको इक्विटी देती है। इक्विटी का मतलब होता है क्षमता। इक्विटी का मतलब क्या होता है? क्षमता। कंपनी क्या करती है, जब आपने आईपीओ में पैसे लगाए, तो जैसे ही आपने आईपीओ में पैसे लगाए तो कंपनी आपको ब्याज नहीं दे रही, तो कंपनी आपको अधिकार देती है, आपको मालिकाना अधिकार देती है कि आपका अंश है, आपकी भागीदारी है, आपकी क्षमता है, मेरी ओनरशिप, उसको हम बोलते हैं इक्विटी मार्केट। और इक्विटी मार्केट का मतलब क्या? यदि आपके पास किसी कंपनी का इक्विटी शेयर है, इसका मतलब आप उस कंपनी के मालिक। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप के पहले ओनर धीरूभाई अंबानी थे। अब यदि उस वक्त किसी के पास रिलायंस कंपनी का कोई अंश था, चाहे एक ही शेयर हो आपके पास, इसका मतलब फिर भी आप रिलायंस कंपनी के मालिक हो, आपका उसके पास मालिकाना हक है। परंतु जितना आपका शेयर होता है उतना आपका हक होता है, तो बहुत कम है तो बहुत कम परसेंटेज, ज्यादा है तो ज्यादा है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट, जहां पे शेयरों की खरीद बिक्री होती है। तो ये होता है इक्विटी। सर डेब्ट क्या है? डेब्ट का मतलब होता है बॉन्ड। डेब्ट का मतलब होता है कर्ज। डेब्ट का मतलब होता है कि आपने किसी को पैसे दिए हैं, उसकी एवज में वो व्यक्ति आपको ब्याज देगा। इक्विटी के मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यदि आपने इक्विटी में पैसा लगाया है तो इक्विटी में क्या होगा? आपको ओनरशिप मिलेगी, जबकि बॉन्ड में या डेब्ट मार्केट में आपको उस इक्विटी के बदले इंटरेस्ट या ब्याज दिया जाएगा। क्लियर है? अब ये जो बॉन्ड डेब्ट मार्केट है, इसके अंदर बॉन्ड भी आता है, इसके अंदर डिबेंचर भी आता है, और इसके अंदर सरकारी प्रतिभूति। सरकारी प्रतिभूतियों को हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज भी कहते हैं। बेसिकली ये दो प्रकार आपको ध्यान रखना, और ये दोनों एक्टिविटी कहाँ होती है? आपके कैपिटल मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है सेबी, उसके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसकी स्थापना 1988 के अंदर हुई थी। इसको हमने वैधानिक दर्जा 1992 के अंदर दिया था। आज सेबी का उद्देश्य क्या है? कि निवेशकों की सुरक्षा करनी है, धोखाधड़ी को रोकना है और पारदर्शिता को बनाना। बहुत सारे काम है, बेसिकली हमने थोड़े से लिखे हैं, क्योंकि सेबी का जनरल भी कोई काम अगर पूछ भी लिया जाएगा तो आपको वो अपने बेसिक लॉजिक से साइंस को उसको हल करना है, क्योंकि सेबी बहुत बड़ा रेगुलेटर। और वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? तुहिन कांत पांडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट फिर आता है सर, अब मार्केट को तो हमने बहुत अच्छे से डिवाइड कर लिया। अब सर मार्केट को डिवाइड करने के बाद आखिर शेयर मार्केट की कहानी क्या है, थोड़ा सा वो देख लें। तो यहां से हम वो देखते हैं कि शेयर मार्केट क्या। शेयर मार्केट का मतलब पहली बात तो हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट किया था। सेकेंडरी मार्केट ही शेयर मार्केट, और यहाँ पे कुछ नहीं होगा। शेयर मार्केट में आपके कंपनियों के जितने भी शेयर्स हैं उनका आदान प्रदान होता है, खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं।
जब कोई व्यक्ति खरीदेगा तभी तो कोई बेचेगा। बेचना और खरीदना वो डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कैसा, कौन बेच रहा है कौन खरीद रहा है, उन दोनों के बीच में जो तालमेल है वो शेयर मार्केट करता है। एक ऐसा मार्केट जिसके ऊपर खरीदार और बेचने वाले दोनों इकट्ठे होते हैं और वो अपना ट्रेड कंप्लीट करते हैं, वो है शेयर मार्केट। निवेशक किसी कंपनी का शेयर खरीदकर उसके आंशिक मालिक या ओनर बन सकते हैं। ऐसा मैंने आपको क्लियरली बताया था, रिलायंस वाले केस का एग्जांपल दिया था। और ये सिर्फ रिलायंस नहीं, किसी भी कंपनी को आप ले सकते हैं, मारुति ले लो, चाहे आप महिंद्रा ले लो, किसी भी ग्रुप का एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारत में दो प्रकार के मेन शेयर मार्केट हैं, जिसका पहला कौन सा आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये बहुत पुराना है, एशिया का सबसे पुराना मार्केट है और इसकी स्थापना आज़ादी से पहले हो गई थी 1875 के अंदर। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना हमने 1992 में की थी और ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम के आधार पर था। इसीलिए वर्तमान में जो बहुत बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं वो आज भी एनएससी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सर एनएससी आज बहुत डिजिटलाइज है तो बीएससी नहीं है, दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज आज के टाइम में कंप्लीटली डिजिटलाइज हैं। आज के टाइम पे किसी भी पेपर के ऊपर कोई ट्रेड नहीं होता है, शेयर मार्केट का सारा काम डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली होता है। कोई भी स्टॉक्स आपको पेपर की फॉर्म में नहीं मिलता है। और ना सिर्फ ये, जब हमने एनएससी बनाया था, एनएससी हमने इसीलिए बनाया था कि जो माल प्रैक्टिस थी, जो धोखाधड़ी हो रही थी पेपर ट्रेडिंग को लेकर के, उसको बंद कर दिया जाए। और इसीलिए एनएससी की जो स्थापना करी उसके लिए कमेटी बनी थी, जो कि फरवानी कमेटी थी। इनकी रिकमेंडेशन के बाद ही ये स्टॉक एक्सचेंज बना। अब इनका उद्देश्य क्या है शेयर मार्केट का? उद्योगों को दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराना, भारत का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना। ना सिर्फ ये, बल्कि बचत है उसको कैसे निवेश में बदला जाए और निवेशकों को लाभ और रिटर्न कैसे हो, ये इंपॉर्टेंट महत्व है इसकी। होगी कहानी क्लियर? अब इसके बाद, ये सब होने के बाद हमें दो चीज और समझनी। क्या समझनी? सर आपने दो एक्सचेंज बताई, कौन सी बताई? एक बताई सर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरी बताई आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बहुत पुरानी है, इसकी स्थापना 1875 में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो नई है, फरवानी कमेटी की सिफारिश में बनी थी और 1992 के अंदर इसकी स्थापना। अब इसके बाद हमें यह भी समझना होगा कि ये जो स्टॉक एक्सचेंज है इनके दो मेन इंडेक्स हैं। जो ये इंडेक्स है इसका मतलब केवल यही इंडेक्स नहीं है, लेकिन इन दोनों एक्सचेंज के खुद के अपने अपने इंडेक्स हैं। यदि आप किसकी बात करोगे, एनएससी की, जिसको फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसका खुद का अपना एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है, निफ्टी 50। क्या नाम है इसका? निफ्टी 50। निफ्टी 50 का क्या मतलब है? 50 जो हमारी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सी? एनएससी। इस एनएससी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनियां व्यापार करती है, इन व्यापार करने वाली कंपनियों में जिन कंपनियों का सबसे बड़ा या कैपिटल बहुत ज्यादा है, पूंजी ज्यादा है, उन कंपनियों की 50 कंपनियों की, एक से लेकर के 50 कंपनियां, इन कंपनियों की सारी आय मिला दो और इस आय में यदि वृद्धि होती है या कमी होती है, इसको जो परिवर्तन को रिफ्लेक्ट करता है, उसके लिए जिस सूचकांक का इस्तेमाल होता है वो है निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक सूचकांक है। निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी 50 एक सूचकांक है और ये सूचकांक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कौन सी एक्सचेंज है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस स्टॉक एक्सचेंज पर जो 1 से लेकर के 50 नंबर तक बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों की मार्केट कैपिटल कितनी है, इन कंपनियों की मार्केट की पूंजी या कैपिटल कितनी है, उसकी कैपिटल में होने वाले बदलाव को, चाहे वो बदलाव पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको दिखाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि कई बार हम देखते हैं सर कि आज तो जो निफ्टी है, आज तो जो हमारी निफ्टी 50 है, उसमें कितना परिवर्तन हुआ सर? आज जो निफ्टी 50 है वो 1% में बढ़ोतरी हो गई। इसका मतलब जो एनएससी की 50 मेन कंपनियां हैं, उन 50 मेन कंपनियों के जो प्रोग्रेस है, उस प्रोग्रेस में कितना? 1% का परिवर्तन हुआ। आज जो निफ्टी 50 है वो ऑलमोस्ट 25,000 के आसपास वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। 25,000 का 1% कितना होता है? उतनी ग्रोथ आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो 25,000 का 1% मान लो 250 पॉइंट्स होता है। 1% की ग्रोथ का मतलब होता है 25,000 में आप 250 जोड़ दो तो स्टॉक मार्केट में आपका निफ्टी का सूचकांक कहाँ पहुंच गया? 25,250। क्लियर है? ये निफ्टी 50 हमको दिखाता है। और इसके अलावा दूसरा जो मेन स्टॉक एक्सचेंज का एक और हिस्सा है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंसेक्स। सेंसेक्स। तो सेंसेक्स क्या है? अब दूसरा एक्सचेंज कौन सा था हमारा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो मेन 30 कंपनी, कितनी?
30 कंपनियां। जैसे निफ्टी की 50 कंपनियां थी, वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो मेन 30 कंपनियां, ये 30 कंपनियों का जो डाटा है, और ये 30 कौन सी है, 1 नंबर से लेके 30 तक, इनकी जो टोटल पूंजी है, उस पूंजी के बदलाव को कौन दिखाता है आपको, सेंसेक्स दिखाता है। तो सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 बड़ी कंपनियों का डाटा दिखाता है, और निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 बड़ी कंपनियों का डाटा एक साथ दिखाता है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो ये चीज क्लियर है। इसके बाद ये दोनों बातें हो गई, तो हम कहां पे थे, अब वापस चलते हैं। ये देखो यहाँ पे, तो ये दोनों आपने सेंसेक्स और निफ्टी देख लिया, ये 30 कंपनियों का डाटा है, ये 50 कंपनियों का डाटा है। अब इसके बाद शेयर्स जो होते हैं उनके क्या प्रकार होते हैं, तो हमने क्या बोला, शेयर्स 2 प्रकार के हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंशियल शेयर। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूं। तो कौन से होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी शेयर और दूसरा होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में क्या होता है, मैंने जैसे बताया आईपीओ पढ़ा था, आईपीओ में क्या होता है, आईपीओ के अंदर आपको ओनरशिप मिली। आईपीओ में आपने क्या किया, आपने पैसे लगाए, पैसे लगा के आपको क्या मिला, आपको इक्विटी शेयर मिले। जब आपको इक्विटी शेयर मिले, इसका मतलब क्या हुआ, आपको ओनरशिप मिली। हाँ जी, तो इक्विटी शेयर्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, आपको ओनरशिप मिलती है, आप मालिक बनते हो। जबकि प्रेफरेंशियल शेयर क्या होता है, इसके अंदर आपको ओनरशिप नहीं दी जाती, इसके अंदर आपको प्रेफरेंस दी जाती है, नाम में लिखा हुआ है। डिफरेंस क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, इसका डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। हमने किस किस की बात करी, पहले थोड़ा सा देखो। हमने बोला एक तो इक्विटी शेयर, और दूसरा कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर। तो ये भी शेयर का प्रकार है, और इक्विटी है, ये भी एक शेयर का प्रकार है। इक्विटी शेयर किसे कहते हैं, इक्विटी शेयर यानी कि जिसमें निवेश करके आपको क्या है, कंपनी का मालिकाना हक मिलता है। क्या मिलता है आपको, कंपनी का मालिकाना हक। नंबर एक चीज तो ये हो गई, ये सर हमको कंपनी का मालिकाना हक। दूसरा, इक्विटी शेयर के अंदर आपकी जो रिस्क होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है, आपका जोखिम ज्यादा होता है। अगर मान लो कि इक्विटी शेयर आपके पास है और आप कंपनी के ओनर तो हो, मालिकाना हक है, और यदि कंपनी बर्बाद हो जाती है, डिफॉल्ट कर लेती है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको अगर कुछ पैसा मिलता भी है तो सबसे लास्ट में मिलेगा, या फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फर्क है। इक्विटी शेयर हो अगर, और कंपनी की कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी निर्णय लेता है, तो आपको वोटिंग राइट्स दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, वोटिंग राइट दिया जाएगा। क्लियर है, आपको अधिकार है कि आप वोट दे सकते हो। तो ये इक्विटी शेयर होल्डर होता है। इक्विटी शेयर होल्डर का मतलब आपको मालिकाना हक है। कंपनी के अंदर रिस्क है तो आपकी बहुत ज्यादा रिस्क है। यदि कंपनी बर्बाद होती है तो आपको सबसे लास्ट के अंदर पैसे मिलेंगे, और हो सकता है आपको पैसे ना भी मिले, और आपको जो वोटिंग राइट है किसी भी निर्णय के लिए अवश्य मिले। वहीं दूसरी ओर अगर हम प्रेफरेंस शेयर की बात करें, प्रेफरेंस का मतलब क्या है, आपको प्राथमिकता दी जा रही है, आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, प्राथमिकता। किस प्रकार की प्राथमिकता की बात हो रही है, सबसे पहले क्या इसके अंदर हमको मालिकाना हक मिलता है प्रेफरेंस शेयर के अंदर, हाँ पार्शली आपको मिलता है, लेकिन पूर्ण रूप से आप मालिकाना हक नहीं। प्रेफरेंस शेयर की तुलना में इक्विटी शेयर होल्डर के पास मालिकाना हक होता है। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास रिस्क क्या होती है, रिस्क इसकी कम होती है। कैसे कम होती है, कि मान लो कंपनी यदि बर्बाद हो गई, तो इक्विटी शेयर होल्डर की तुलना में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे पहले मिलेंगे। पैसे पहले मिलने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी बर्बाद होगी तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, नहीं। पैसे पहले मिलने का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर की तुलना में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसे मिलेंगे। पहले इनको मिलेंगे, अगर बच गए तो इनको मिलेंगे, अगर किसी को भी नहीं मिले तो फिर इनको भी नहीं मिलेंगे। क्लियर है। अब लास्ट चीज, इसमें वोटिंग का राइट था, आप वोट दे सकते थे, निर्णय ले सकते हो। चूंकि इसके अंदर आपका मालिकाना हक बहुत लिमिटेड है, या आप ये मान लो है ही नहीं या कम है, मालिकाना हक बहुत कम है या ना के बराबर है, इस कारण से आपको वोटिंग का राइट यहाँ पे नहीं मिलता।
यानी कि कंपनी क्या निर्णय लेगी उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कहना बहुत कम माना जाता है। लेकिन कंपनी को जो लाभांश मिलता है, हर साल कंपनी को कोई ना कोई प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो कंपनी कुछ लाभ कमाएगी। जब भी कंपनी लाभ कमाएगी तो सबसे पहले जो लाभ मिलेगा वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर। ना सिर्फ ये, यदि मान लो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ और अगली साल प्रॉफिट होता है, तो पिछली साल का प्रॉफिट भी आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। ये दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड में रहता हूं ताकि ये चीजें आपको ढंग से याद रहे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो इक्विटी शेयर क्या है, प्रेफरेंस शेयर क्या, बता दिया आपको मैंने डिटेल में। इक्विटी शेयर का मतलब होता है आपको कंपनी में स्वामित्व मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है आपको निश्चित डिविडेंड मिलेगा, आपको लाभांश मिलेगा, लेकिन आपको कोई वोटिंग का अधिकार नहीं है, वो आपका सीमित है। क्लियर है? अब इसके अलावा एक और टर्म आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर। क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है? एक प्रकार का बॉन्ड है, एक प्रकार का ऋण पत्र है। यानी कि डिबेंचर आपको तब इश्यू होता है जब आप किसी को लोन देते हो। डिबेंचर एक प्रकार का ऋण साधन है, यानी कि डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। आपने दो प्रकार के इंस्ट्रूमेंट देखे होंगे जब मैंने कहा था कैपिटल मार्केट को दो भागों में मांगते हैं, एक होता है इक्विटी और दूसरा होता है डेब्ट मार्केट। तो ये जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है कौन, डिबेंचर, जिसे कोई कंपनी या सरकार लंबी अवधि के लिए पूंजी जुटाने हेतु जारी करती है। इसीलिए तो इस लंबी अवधि के कारण हमने इसको क्या बोला है कि ये कैपिटल मार्केट है, ये पूंजी मार्केट। क्लियर है? निवेशक को निश्चित दर से ब्याज प्राप्त होगा, आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा, किसमें, डिबेंचर के अंदर। लेकिन ऐसा प्रेफरेंशियल शेयर और इक्विटी शेयर में नहीं होता है। इक्विटी शेयर में आप मालिक हो, और इसके अलावा प्रेफरेंस शेयर के अंदर आपको कंपनी से डिविडेंड मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको लाभ मिलेगा, लाभ प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी आपको डिविडेंड नहीं देगी। लेकिन डिबेंचर अगर आपने ले रखा है तो कंपनी आपको 100% एक फिक्स इंटरेस्ट देगी, और इसकी जो मैच्योरिटी जब होती है उस पर आपको मूलधन वापस दे दिया जाएगा। इसकी मैच्योरिटी के अंदर आपको मूलधन बेसिक, क्योंकि आपने तो लोन दे रखा है। डिबेंचर का मतलब क्या होता है, लोन। लोन आप कब देते हो, जब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट के अलावा आपको साथ में क्या मिलेगा, मैच्योरिटी के ऊपर आपको पैसे वापस मिलेंगे। अब जो आपका डिबेंचर धारक है, जिसके पास डिबेंचर है, वो कंपनी का ऋणदाता है। यानी कि आपने कंपनी को लोन दिया ना, डिबेंचर है मेरे पास मान लो, इसका मतलब मैंने कंपनी को लोन दिया तो मैं इंटरेस्ट मांग सकता हूँ, कंपनी के ऊपर कोई मेरा मालिकाना हक नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर को सिक्योर और अनसिक्योर दोनों रूप में जारी कर सकता है। सिक्योर का मतलब क्या होता है, आप लोन देते हो किसी को, अब मान लो आपने लोन दिया, उसकी एवज में आपने अपने पास कुछ कोलेटरल या किसी अगली पार्टी की परिसंपत्ति अपने पास रखी, तो उसको हम बोलते हैं सिक्योर डिबेंचर। और यदि मान लो आपने अगली पार्टी की कोई भी परिसंपत्ति नहीं रखी तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनसिक्योर डिबेंचर। क्लियर है? ये बेसिकली शेयर और डिबेंचर है। आप थोड़ा सा इसका डिफरेंस देख लो कि आखिर शेयर क्या होता है और डिबेंचर क्या होता है। दो यहां थोड़ा सा ध्यान देना कि शेयर और डिबेंचर में क्या अंतर है। शेयर और डिबेंचर में क्या फर्क है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी का मालिकाना हक रखता है। कोई डाउट है आपको इसमें? क्लियरली मैंने लिखा भी है और आपको ढंग से समझा भी दिया कि शेयर होल्डर जो होता है वो कंपनी में क्या रखता है, मालिकाना हक रखता है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के पास मालिकाना हक है और उसके पास वोटिंग राइट भी है। अब इस शेयर को हमने दो भागों में बांटा था, जिसके अंदर अब एक को बोला था हमने इक्विटी और दूसरे को बोला था हमने प्रेफरेंस। क्लियर? ये हमने दोनों बोला था। और फिर अब आया डिबेंचर। डिबेंचर कौन है? मैंने बोला केवल और केवल लोन दे रखा उसने, तो उसको हम ऋणदाता कहेंगे, क्रेडिटर कहेंगे, और इसके पास कोई वोटिंग राइट नहीं। क्लियर? ये हमने समझ लिया। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे की कहानी ऐसी है, आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी ऐसी है कि सर जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मैंने आपको समझाया था, उसमें प्रेफरेंस शेयर में बहुत जोर दिया था। तो प्रेफरेंस शेयर आखिर है क्या? अब यहां आप समझो प्रेफरेंस शेयर क्या। तो प्रेफरेंस शेयर के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको जनरली बताई। क्या बताई? प्रेफरेंस शेयर वो होता है जिसके अंदर आपको मालिकाना हक नहीं मिलता। प्रेफरेंस शेयर वो होता है अगर रिस्क होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपको पैसे मिलेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग का कोई अधिकार नहीं होता, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल आप
लाभ देने का प्रयास करोगे यदि कंपनी को प्रॉफिट होता है। ऐसा इक्विटी शेयर होल्डर के पास हो जरूरी नहीं है, दोनों को डिफरेंस देखा। अब प्रेफरेंस शेयर्स को भी हमने कई भागों में बांट रखा है। पहला नाम लिख रखा है हमने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखो पीछे तो सबके नाम क्या है, प्रेफरेंस ही है, इसको तो छोड़ ही दो। आगे वाला वर्ड देखो, यहाँ क्या है, क्यूमुलेटिव, यहाँ लिखा है नॉन क्यूमुलेटिव, यहाँ लिखा है कन्वर्टिबल, फिर लिखा है नॉन कन्वर्टिबल, फिर लिखा है रिडीम, और फिर लिखा है इरिडीम। बेसिकली अभी थोड़ा ध्यान से देखोगे तो रिडीम का ऑपोजिट इरिडीम, कन्वर्ट का ऑपोजिट नॉन कन्वर्ट, क्यूमुलेटिव का ऑपोजिट नॉन क्यूमुलेटिव। तो बेसिकली यहाँ बहुत सारे नाम लिखे, उसको बहुत सिंपल कर दिया। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है आगे मिलाते रहो, क्यूमुलेटिव इकट्ठा होता रहो। कैसे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब है कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होता है, जिसको डिविडेंड मिलेगा। तो मान लो कि पिछले साल आपको डिविडेंड नहीं मिला, अब क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पिछले साल का मिलेगा, इस साल का मिलेगा, यानी कि जो आपको पिछला बकाया था डिविडेंड वो भविष्य के अंदर मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि उसको पिछले साल का डिविडेंड नहीं मिलेगा, केवल इसी साल का मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्ट किसमें करोगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अंतर किससे समझाता, इक्विटी शेयर होल्डर से। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला है वो अपने शेयर को इक्विटी शेयर में परिवर्तन करता है, उसको बोलते हैं हम कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। बाद में इक्विटी शेयर में बदल जा सकता है। नॉन कन्वर्टेबल मतलब नहीं बदल सकते भाई, इक्विटी में नहीं बदल सकते। अब लास्ट बचा रिडीम और इरिडीम। रिडीम प्रेफरेंस शेयर वो है कि जिसको कंपनी बाद में दोबारा आप कंपनी खरीद सकती है, कंपनी तय समय के बाद उसको वापस खरीद लेती है। रिडीम का मतलब क्या होता है, रिडीम मतलब कि देखो सपोज मैंने आज कहीं पैसे लगाए और पैसे लगाने के बाद कुछ समय बाद मैं उस पैसे को वापस रिडीम कर लेता हूँ, तो वो कंपनी क्या करती है, रिडीम प्रेफरेंस शेयर वालों को कुछ समय बाद कंपनी खरीद लेती है। अब दूसरा है इरिडीम। इरिडीम भारत के अंदर नहीं चलता है, इसका मतलब क्या है कि कभी भी कंपनी उससे वापस नहीं खरीदेगी, ऐसा भारत में नहीं है। तो जिनकी वापसी निश्चित तौर पर नहीं होती है तो वो भारत के अंदर अलाउड नहीं है। तो बेसिकली ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के टाइप थे, बहुत ही क्रिस्प में नाम लिखा है और बहुत ही क्रिस्प के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया। तो पहली बात तो इन चीज़ों पे आपकी कमांड होनी चाहिए, इनको आप ढंग से देख लेना, बहुत ही क्रिस्प नोट्स है, जब आपको ये पढ़ लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब आओ सर थोड़ा सा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर को वापस देख लो, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ सुनना है। इक्विटी शेयर कौन थे, साधारण शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन है, जिनको प्राथमिकता दी है। इक्विटी शेयर बहुत ही सामान्य प्रकार के होते हैं, इनके पास कंपनी का मालिकाना हक होता है, इनके पास वोटिंग का अधिकार होता है और कंपनी के मुनाफे के अनुसार इनको डिविडेंड मिलता है। लेकिन इनका जोखिम कितना है, बहुत ज्यादा है, और लंबे समय में ये रिटर्न अधिक देते हैं। ये कोई गारंटी चीज नहीं है कि लंबे समय में आपको रिटर्न मिलेगा ही या नहीं। अब दूसरा आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या है कि धारक को एक निश्चित डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जिसके पास प्रेफरेंस शेयर है उसको प्राथमिकता दोगे कि आप उसको लाभांश दोगे, लाभांश को डिविडेंड कहते हैं। कंपनी बंद होने पर सबसे पहले उसको भुगतान की प्राथमिकता, सबसे पहले तो मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि सबसे पहले यदि कंपनी बर्बाद होती है तो वो मिलता है बॉन्ड या डिबेंचर धारक को, बॉन्ड और डिबेंचर धारक। कैसे, सपोज मेरी एक कंपनी, उस कंपनी में कुछ लोगों ने मेरे को लोन दे रखा, तो यानी कि वो बॉन्ड धारक हैं, डिबेंचर धारक हैं, मैंने उनसे ऋण ले रखा है और उनके लिए मैं उनको इंटरेस्ट देता हूँ। कुछ लोग हैं जो मेरे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं, तो उनको मेरे को जब भी फायदा होगा उनको मेरे को लाभांश देना पड़ेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, यानी कि तो ओनर है, मालिक है, जैसे मैं खुद। अब यदि मेरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी तो जिन लोगों ने क्या मेरे को लोन दिया था वो वापस नहीं लेंगे, वो तो वापस लेंगे, मेरे घर पे आके बैठ जाएंगे। तो जो बॉन्ड या डिबेंचर धारक है वो हमेशा से आपके पैसे वापस लेने का प्रथम हक रखता है, इसके पास पहला अधिकार होता है। अब मान लो आपने इसके पैसे वापस दे दिए, तो दूसरा कौन है जिसको आप लोन वापस दोगे, पैसे वापस दोगे या डिविडेंड दोगे, तो वो होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर। इसके बाद भी आपके पास पैसे बच गए, कंपनी जब बर्बाद होगी तो कंपनी बेची होगी ना, कंपनी बेची होगी तो पैसे तो आए होंगे, तो पहले आप इसको देके फ्री करोगे, फिर आप इसको दोगे, और यदि फ्री बच गया तो लास्ट के अंदर आप किसको देंगे, इक्विटी शेयर। ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। डन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ना आगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का थोड़ा सा वापस पढ़ लें। धारक को निश्चित डिविडेंड, कंपनी बंद होने से पहले भुगतान, सबसे पहले नहीं है, ठीक है, इन दोनों में पहले, सबसे पहले नहीं, इन दोनों में पहले। उसके बाद सामान्यतः इनको वोटिंग का अधिकार नहीं होता है, बहुत सुरक्षित है, लेकिन इनका रिटर्न क्या होता है,
सीमित, क्योंकि इनकी जोखिम भी तो कम है, इनका रिस्क कम है, इसीलिए। तो ये आपके इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। इसके साथ हमने ये भी देख लिया कि प्रेफरेंस शेयर के प्रकार कौन कौन से। डन। अब कुछ अलग प्रकार के इक्विटी कुछ नाम लिखे हैं, इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, कई बार एग्जाम में काम। यहाँ पे क्या क्या नाम लिखा है। सबसे पहला नाम लिखा है बोनस शेयर। क्या होता है? तो बोनस शेयर क्या होता है? बोनस शेयर मतलब कि आपके पास ऑलरेडी किसी कंपनी का शेयर है, जैसे मेरे पास मारुति का शेयर। अब मेरे को मारुति कंपनी बोनस जाहिर करती है, जैसे सरकार के कर्मचारी होते हैं, रेलवे के कर्मचारियों को दिवाली के टाइम पे 1 महीने की तनख्वाह का बोनस मिलता है। तो रेलवे कर्मचारियों को क्यों मिलता है? क्योंकि वो रेलवे में नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही यदि किसी कंपनी के पास किसी कंपनी के शेयर है, तो मारुति कंपनी, और मारुति कंपनी के शेयर मान लो मेरे पास है, तो मारुति कंपनी मेरे को बोनस शेयर करेगी इशू। और मारुति जब मुझे बोनस करेगी तो मारुति क्या बोलेगी? अगर आपके पास 1 शेयर है उसकी तुलना में 1 देंगे। या कंपनी बोलती है अगर आपके पास 10 शेयर है तो उसकी तुलना में 1 देंगे, लेकिन वो कंपनी का डिसीजन है। लेकिन बोनस शेयर का मतलब क्या है? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसको कंपनी की तरफ से अतिरिक्त शेयर दिया जाता है, और इसके लिए जो शेयर होल्डर है उसको कोई पूंजी नहीं देनी पड़ती, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। राइट इश्यू मैंने आपको बताया था, जो ऑलरेडी कंपनी में शेयर धारक हैं उन शेयर धारकों को कंपनी अधिकार देती है कि मैं सबसे पहले आपको राइट देती हूं कि मुझे पैसे चाहिए तो आप मुझे पैसे दो और मेरे शेयर खरीद लो। इसको बोलते हैं राइट इश्यू या फिर राइट शेयर। फिर तीसरा कितना है? ब्लू चिप शेयर। ब्लू चिप शेयर या ब्लू चिप कंपनियां वो होती है जो बहुत बड़ी कंपनियां होती है, स्थिर होती है, जैसे आपकी लार्सन एंड टर्बो हो गया, रिलायंस हो गया, इन्फोसिस है। तो ये कंपनियां एस्टेब्लिश हो चुकी है, बहुत बड़ी कंपनियां, इनका जो पूंजी है बहुत बड़ी है, और इनको हम ब्लू चिप कंपनीज या ब्लू चिप स्टॉक्स कहते हैं। फिर पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक वो छोटे छोटे स्टॉक होते हैं जो बहुत ही रिस्की होते हैं, वॉलेटाइल होते हैं, इनके बारे में ज़्यादातर निवेशकों को पता नहीं होता है। तो पेनी स्टॉक उनको दिखाया जाने का ये प्रयास होता है ताकि उसकी रिस्क समझे, और इनकी जो वैल्यू होती है वो भी बहुत कम होती है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे 4 चीज पढ़ी। आगे बढ़े फिर। अब जो हम ये शेयर मार्केट की इतनी बात कर रहे हैं, आखिर ये शेयर मार्केट के सारे जो स्टॉक्स हैं उनको अपने पास रखता कौन है? उसके लिए भारत के अंदर 2 डिपॉजिटरी। एक सेकंड, थोड़ा सा आप ये पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हाँ, अब हमने अभी तक क्या बात करी? इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर, बॉन्ड। अब हम आगे, हमने शेयर मार्केट देख लिया, एक्सचेंज देख ली। अब सर डिपॉजिटरी क्या होती है? देखो, भारत में 2 प्रकार की डिपॉजिटरी, पहले तो 2 नाम याद कर लो। एक का नाम है एनएसडीएल और दूसरे का नाम है सीडीएसएल। एनएसडीएल मतलब कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल है आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। दोनों हो गई। जो आपकी एनएसडीएल है इसकी स्थापना 1996 में हुई, और जो सीडीएसएल है इसकी स्थापना 1999 में। ये दोनों के दोनों हमारे डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब क्या होता है? जहां पे कोई चीज आप जमा करते हो। तो भारत की ये 2 डिपॉजिटरी, इन दोनों डिपॉजिटरी को, अब डिपॉजिटरी समझो क्या? डिपॉजिटरी वह संस्था है जहां शेयर या फिर अन्य सिक्योरिटीज जो होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करके रखा जाता है। जैसे बैंक है, बैंक के अकाउंट में आपके पैसे पड़े होते हैं, ऐसे एक पैसे से जो शेयर मार्केट के अंदर आपके शेयर्स हैं, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, आपके बॉन्ड है, उनको कहाँ रखा जाएगा? उनको इन डिपॉजिटरी में रखा जाएगा। उनके नाम क्या है? उनके नाम ये दोनों। ठीक है सर, समझ गया। ये सेम बैंक की तरह काम करता है, लेकिन बैंक में जहाँ पैसे रखते हो तो इनके अंदर क्या रखोगे आप? शेयर रखोगे या सिक्योरिटी रखोगे। अब ये जो आपकी डिपॉजिटरी होती है, इन डिपॉजिटरी के अंदर कोई ना कोई भाग लेता है, उसको बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। यानी कि कुछ लोग ये फैसिलिटी लेते हैं, इन डिपॉजिटरी को बोलते हैं कि सर हम बैंक की तरह काम करेंगे। तो कौन करता है बैंक की तरह काम? जैसे आपने ग्रो का नाम सुना होगा, एंजल इन्वेस्टर का सुना होगा, या फिर आपने ये ज़ीरोधा का नाम सुना होगा, या आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटी, एसबीआई सिक्योरिटी। तो ये सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है। इन्होंने अपने अकाउंट खोल रखे हैं एनएसडीएल और सीडीएसएल, और इन अकाउंट के माध्यम से ये फैसिलिटी देते हैं निवेशकों को कि सर आप क्या करो, इन डिपॉजिटरी के माध्यम से निवेशकों के डीमैट अकाउंट खोलते हैं। अब डीमैट अकाउंट जनरली आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने, आपने भी खुलवा रखा होगा। तो वो जो आपने डीमैट अकाउंट जिस संस्था के साथ खोल रखा है, उस संस्था को हम क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे मान लो मेरा डीमैट अकाउंट है वो एसबीआई सिक्योरिटीज में है, तो एसबीआई सिक्योरिटी मेरे लिए क्या हो गया?
वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया। बहुत सारे लोगों ने ग्रो ऐप यूज करते हैं, तो जो ग्रो ऐप है, ग्रो क्या है, वो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, उसका अकाउंट इन दोनों में से किसी एक के पास है। और उस डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप ट्रेडिंग करते हो। और क्या करते हो, ट्रेडिंग के अलावा हम और बहुत सारी चीजें करते हैं। क्या करते हैं, जैसे कि एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट और दूसरा होता है डीमैट अकाउंट। ये दोनों ही फैसिलिटी हमको ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट देते हैं। तो पहली बात तो आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मालूम चल गया। डिपॉजिटरी तक निवेशकों की पहुंच को सुनिश्चित करने का ये माध्यम है और ये डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं। अब दो टर्म आ गई, एक है ट्रेडिंग अकाउंट, एक है डीमैट अकाउंट। क्या है ट्रेडिंग अकाउंट और क्या है डीमैट अकाउंट, ये समझना बहुत जरूरी है। ये अभी समझेंगे और इसके बाद आज की क्लास को हम विराम देंगे। फिर इसके बाद कल हम दोबारा डीमैट और ट्रेडिंग इन दोनों के साथ अपनी कल की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लासेस तो अपनी कंटिन्यू चलेगी। ये टॉपिक्स करने के बाद फिर हम इनके ऊपर प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी करेंगे जो एग्जाम से पूछेगा। तो अब आप देखो कि सर ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट तो वो अकाउंट है जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है। ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, किसी चीज को खरीदना बेचना। जहां पे शेयरों की चीज को, शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है, उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। तो शेयर को खरीदना और बेचना, उसके लिए हमको ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ये बैंक अकाउंट की तरह होता है, लेकिन केवल और केवल शेयर और सिक्योरिटी का आदान प्रदान होता है। जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, ये नाम लिख रखे हैं। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट भी इन्हीं का होता है, डीमैट अकाउंट भी इनका होता है, और इनको ही हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी कहते हैं। क्लियर है। अब डीमैट अकाउंट क्या है। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जब आप ट्रेडिंग करते हो तो वो अलग चीज है। ट्रेडिंग के अलावा यदि आपने जो शेयर्स खरीदे हैं वो रहेंगे कहाँ पे, ट्रेडिंग का मतलब तो खरीदना बेचना, लेकिन अगर आपके पास, मेरे पास मान लो मारुति के 20 शेयर है, तो वो है कहाँ शेयर, तो वो जो शेयर है वो आपके डीमैट अकाउंट के अंदर होते हैं। तो यह, इसमें आपको खरीदे गए शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रहने का अधिकार। पहले शेयर पेपर के माध्यम से होते थे, लेकिन अब सब कुछ डिजिटल हो गया। डीमैट अकाउंट को बैंक अकाउंट जैसा समझ सकते हैं, जहां पैसे की जगह शेयर है। एग्जाम्पल सेम आएगा, जीरोधा, एंजल ब्रेकिंग, एसबीआई सिक्योरिटीज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसी सिक्योरिटी, ये सारे की सारी, शेर खान वगैरह, ये सारे के सारे डीपी अकाउंट्स होते हैं जो हमको ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट खोल के देते हैं। ये सारी की सारी कहानी बैंक अकाउंट जैसी है। तो बेसिकली ये सारी चीज हमने कवर की। तो आज अगर हम सम देखें तो हमने क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कैपिटल मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या होता है, इसका अंतर देखा। इसके बाद, इस अंतर के बाद हमने देखा कि मार्केट कितने प्रकार का होता है। एक प्राइमरी मार्केट होता है, दूसरा सेकेंडरी मार्केट होता है। क्लियर। इनको रेगुलेट कौन करता है, सेकेंडरी मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। इसके अलावा प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है, एफपीओ आता है, राइट इश्यू आता है, और सेकेंडरी मार्केट के अंदर हम ट्रेडिंग करते हैं। इसमें इक्विटी भी है, डेब्ट भी है। इसके बाद हमने सेबी के बारे में जाना। सेबी के बाद हमने फिर देखा कि कौन सी स्टॉक एक्सचेंज होती है। तो स्टॉक एक्सचेंज देखी होगी, कौन सी देखी, एनएसई है और दूसरा आपका बीएसई है। दो स्टॉक एक्सचेंज थी। इनके मुख्य सूचकांक कौन से थे, एक का सेंसेक्स था, एक का निफ्टी था। फिर इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, उनको बहुत अच्छे से उसका डिफरेंस देखा। फिर डिबेंचर के बारे में समझा कि डिबेंचर क्या होता है। फिर डिबेंचर को हमने शेयर से अलग किया, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। और इसको करने के साथ ही हमने ये भी देखा कि जो सारी की सारी कहानी बनी, उस कहानी में जो मेन कहानी आती है वो है शेयर मार्केट की, कि उसके अंदर कौन से अकाउंट्स होते हैं। तो फिर वो हमने देखे कि शेयर मार्केट में आपके कौन से अकाउंट है, और उसके साथ हमने देखा डिपॉजिटरी, और फिर इक्विटी और प्रेफरेंस का डिफरेंस, प्रेफरेंस के टाइप्स, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारे शेयर मार्केट में यूज होती है। और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता रहा था कि आखिर ये डिपॉजिटरी कौन कौन है, कौन सी भारत में है, फिर आपके ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा होता है, डीमैट अकाउंट कौन सा होता है। तो बेसिकली इन चीजों से थोड़ा सा आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छी खासी क्लैरिटी आगे होगी। अब इसके बाद कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, उसके बाद आपका डेरिवेटिव क्या है, जहां से आजकल बहुत प्रश्न बन रहे हैं, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। वी विल मीट अगेन टुमारो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।